जय हिंद। देखिए, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बायोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यह चैप्टर है। और देखिए, एक ही वीडियो में हम आज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं कि जब आप हमारा पूरा वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप कोई भी पेपर उठाइएगा, आप चाहे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का सॉल्व उठाइएगा, चाहे लूसेंट से कहीं से भी क्वेश्चन देखिएगा, मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आए तो फिर आप कहिएगा। लेकिन आप जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी नज़रें केवल हमारे बोर्ड पे होना चाहिए। कंसंट्रेट होकर के जितना मैं बोल रहा हूँ केवल सुनिए, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट बनाते चलिए, आराम से चीज़ों को सुनते जाइए। कुछ नहीं करना है, बस कंसंट्रेट होकर के सुनना है। अपने आप कहानी की तरह समझिए कि दिमाग से होते हुए पूरे दिल से उतर जाएगा, फिर वापस यहीं से आपके जो है ऐसे ऊपर नीचे आएगा। और एकदम शांति से सुनिए, ठीक है। देखिए, हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ जो है क्लियर करते चलेंगे कि कहाँ से किसे कहते हैं और अंत में क्या क्या होता है। जितनी भी डिटेल जानकारी इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में होना चाहिए, सारी एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सिस्टम का मतलब हम जो है हमेशा बताते रहते हैं आपको कि सिस्टम मतलब होता है तंत्र। तंत्र का देखिए, लगभग तंत्र का मतलब सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि तंत्र क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि तंत्र का मतलब समझ लीजिए एक मशीन, कोई भी मशीन हो। सिस्टम मतलब मशीन, ठीक है। जैसे कोई भी मशीन हो, किसी भी चीज़ मशीन के बारे में क्या होता है कि जैसे हमारी चीज़ों को जो है कोई काम में लाने में, किसी क्रिया को जो है कम संपन्न करने में मशीन एक काम में आती है, उसी प्रकार यह एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, कई चीज़ों से मिलकर के उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र जिसको हम कहते हैं, यह हमारे शरीर का जो है एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है, जो हमारे जीवन को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए यह सिस्टम जो है बनाया गया है। होता क्या है, होता यही है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं वह जो है आराम से हमारे जो है शरीर में जो है मुख्य रूप से जो उसके इम्पॉर्टेंट पार्टिकल होते हैं, चाहे जैसे विटामिन हो गया, चाहे एनर्जी के रूप में जो भी हमें कुछ मिलता है, इसी मशीन के द्वारा हमें जो है हमारे भोजन को पचाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे तो आई एम सॉरी मित्रों, लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, हम फिर से वापस आ गए हैं। तो हम बात कर रहे थे इसके डिफिनीशन के बारे में। जैसे अगर डिफिनीशन आप जानना चाहेंगे, वैसे देखिए आजकल जो है हमें ज्ञाता नहीं बनना, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हमें बस इतना जानना है कि हम एग्ज़ाम में बैठे, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई क्वेश्चन आया तो वह हमसे छूटे ना, ऐसा ना हो कि इसको हम पढ़े नहीं हो। तो आप केवल कहानी की तरह सुनते जाएंगे ना, 1 घंटे में देखिए आपको इतना मज़ा आ जाएगा कि फिर आप खुद 1 घंटे के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ मैंने कुछ जाना आज, ठीक है। तो डिफिनीशन देखिए क्या होता है। जैसे हम मान लीजिए क्या देख रहे हैं, आलू क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए क्या है, मिर्च क्या होता है, इसमें विटामिन सी। ये देखिए क्या होता है, मटर क्या होता है, प्रोटीन। तो जिसे ये सारी चीज़ें हैं ना, मेरा कहने का मतलब अगर हम इसके डिफिनीशन के बारे में बात करें, ये है कि डायरेक्ट ये आलू हम नहीं कहेंगे कि ये आलू जो है हम खाते हैं तो इसी से एनर्जी कुल मिल जाती है। मेरा कहने का मतलब इसका डिफिनीशन जो होता है कि लार्ज पार्टिकल, यानी ये जो बड़ा पार्टिकल है, आर कॉम्प्लेक्स फूड यानी जटिल पदार्थ, जटिल भोजन जो होता है इसके अंदर, जो जिससे जैसे लार्ज पार्टिकल यानी इस जो है आलू को कॉम्प्लेक्स फूड यानी इसमें जटिल फूड होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्टिकल, ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल यानी जो है शर्करा को यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में टूट जाने की क्रिया को, इसमें देखिए ये मिर्च है, मिर्च से अगर हम इसमें जो विटामिन सी है इसको हम खाएंगे तो किसी प्रोसेस के द्वारा ये विटामिन सी हमारे शरीर में पहुँच जाएगा, जो ये मिर्च में विटामिन सी है, तो इसी को डाइजेशन कहते हैं। ये जो मटर है आपका, इस मटर में प्रोटीन है ना, तो ये प्रोटीन हमारे जो है शरीर में चला जाएगा, जो भी चीज़ें इससे मिलेंगी ये हमारे शरीर में चला जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो डिफिनीशन जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए डाइजेशन मतलब यही होता है कि लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ करके हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, जो विटामिन मिलते हैं, उसी को डाइजेशन कहा जाता है, ठीक। एकदम आराम से समझिए। देखिए अब क्या होता है, जैसे आप कोई अगर इंजन ले लिए, सिस्टम हमने कहा ये मशीन है, मशीन को चलाने के लिए मुख्य रूप से किसी जो है कैटलिस्ट की यानी तेल वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो है, जैसे हमने कुछ खाया, ठीक है, कुछ खाया तो क्या होता है कि इनको तोड़ने के लिए किसी कैटलिस्ट यानी जिसे हम एंजाइम कहते हैं, एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें कुछ
जूस की आवश्यकता होती है, यानी जिसे हम पाचक रस कहते हैं, ठीक है, पाचक रस कहते हैं। कुछ हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको बहुत मुख्य रूप से एकदम छोटे छोटे पार्टिकल यानी विटामिन सी को निकाल लेंगे, विटामिन सी करें, विटामिन को निकाल लेंगे, प्रोटीन को निकाल लेंगे, कार्बोहाइड्रेट को निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हमें किसी भी भोजन को हम जब खाते हैं तो इनके द्वारा, एंजाइम के द्वारा, जूस के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा ये मदद करते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट से जो है ग्लूकोज ले पाने में, प्रोटीन से जो है अमीनो एसिड पाने में, फैट से जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पाने में हमारा जो है ये मदद करते हैं। तो इतना आप जानिए। देखिए आपके कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं आपके शरीर में, कई प्रकार के जूस होते हैं, कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, इनकी भी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। अभी हम इस तंत्र को पूरे मशीन का हम जो है संरचना बता रहे हैं कि जो आपके ये पाचन आपके यहाँ से शुरू होकर के एनस तक गया है वह किस किस पार्ट से मिलकर के बना है, पहले उसकी हम संरचना देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि जो है पाचन मतलब क्या होता है, लार्ज पार्टिकल को जो है तोड़ देते हैं छोटे छोटे में। तो किसके द्वारा तोड़ते हैं, एंजाइम के द्वारा, जूस के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, इन सारी चीज़ों के द्वारा हम तोड़ करके उसको जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसी को पाचन कहते हैं। अब देखिए हम जो है तोड़ते किस चीज़ को हैं, यानी हम खाते क्या हैं। देखिए हम जो है 3 प्रकार के भोजन को खाते हैं। मानव 3 प्रकार के भोजन को मुख्य रूप से खाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट यानी देखिए जो ये आलू है, कार्बोहाइड्रेट आपके देखिए चावल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो कई चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एक एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया। प्रोटीन जैसे मान लीजिए ये मटर है आपके जो है, और भी कई चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो उसको हम बात करें तो प्रोटीन, मुख्य रूप से प्रोटीन को भी हम खाते हैं। फैट, वसा यानी घी एकदम सिंपल रूप से समझिए। फैट, अब हो सकता है फैट न समझ में आए, फैट क्या कहते हैं। फैट को देखिए हम वसा कहते हैं मान लीजिए। अब फैट 2 प्रकार के होते हैं, एक लिपिड यानी जो तेल खाते हैं वह भी आपका फैट ही है, जो तेल हम खाते हैं वह भी आपका फैट ही है। उसके बाद जो घी खाते हैं वह भी आपका फैट है, जिसे चर्बी कहा जाता है। और ये प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यही 3 प्रकार के मुख्य रूप से हम भोजन करते हैं, और इन्हीं को जो है पचाने के लिए आपके एंजाइम, जूस और हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। और इन्हीं एंजाइम, जूस और हार्मोन्स के जो है द्वारा इन्हीं चीज़ों को हम एकदम जो है तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल में एनर्जी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग क्या होते हैं, यानी जैसे कि आप एक मोटर गाड़ी है बनाएंगे, कोई मान लीजिए आप एक कार बनाएंगे, उसमें टायर होगा, हैंडल होगा, बॉडी होगी। उसी प्रकार जो है हमारा जो ये पाचन क्रिया है, सिस्टम है, पाचन तंत्र पूरा है, इसमें भी कई प्रकार की चीज़ें लगे हैं। देखिए जैसे एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होता है, ठीक है, जिसको हम पूरा क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यानी जो है देखिए अब इसमें आप जो एलिमेंट्री कैनाल होता है आपका, यह देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब आपके ये मुंह से लेकर के एनस गोदा तक जाता है जो पूरा सिस्टम बना है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हम पूरा मिला करके क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस एलिमेंट्री कैनाल, जिसे मतलब इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, आहार नाल कहेंगे। क्या कहेंगे, आहार नाल कहते हैं। एकदम आराम से समझिए, जोड़ बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है, एकदम समझ में आएगा। देखिए जिसे हम एलिमेंट्री नाल कहते हैं, यानी आहार नाल होता क्या है, पूरा ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मुख से लेकर के एनस तक, इसको पूरा कहते हैं। अब इसमें कई चीज़ों में बटा होता है, ठीक है। जैसे एक माउथ यानी आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, पाचन यहीं पे आप रखेंगे। अभी आप देखिए कोई चिप्स वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, आलू वगैरह का कोई पदार्थ यहाँ पे रखिए तो यहीं से गलना, देखिए अपने आप कुछ टाइम बाद वो गल जाता है। चॉकलेट यहीं पे रखेंगे, देखिए गल जाता है, वो पाचन होने लगता है। किसके कारण, आपके मुख में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, वो अभी हम लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं, बट पूरा एक बार पूरा सिस्टम समझ लीजिए। तो मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं मुख में नहीं पचती हैं, जाकर के आपके जो है आमाशय में पचती हैं, कुछ चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में पचती हैं, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में। तो धीरे धीरे करके अंत में सारी चीज़ें पच जाती हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम पूरे सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी आहार नाल आपके माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में अब देखिए पाचन क्रिया में कई सारी चीज़ें भाग लेती हैं। आपके दांत न हो तो आप अच्छे से उसको चबा नहीं पाएंगे, यानी चबाना भी एक प्रकार का आप डाइजेस्टिव समझ लीजिए, डाइजेशन का काम कर रहे हैं। उसको तोड़ते हैं पहले मुख से, जो है एकदम चबा के तोड़ेंगे, मुख से चबा कर तोड़ेंगे। जीभ भी
आपका ट्रंक भी उसमें सहायता करता है, टंक भी सहायता करता है उसको जो है लिक्विड बनाने में, जो है आपका पेस्ट बनाने में सहायक करता है। फिर जो है आपका एक जो क्राइन ग्लैंड है, इससे जो है हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जैसे आपका वो हो जाएगा, क्या नाम है, ये लीवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होते हैं, जैसे पैंक्रियाज वगैरह हो गए। उसके बाद ओआइसोफेगस हो गए, जैसे आपका ये वाला नली हो गया। उसके बाद स्टमक हो गया, मतलब यहाँ का जो पेट हो जाता है। उसके बाद सबका डायग्राम दिखाएंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत जो होती है, ठीक है, छोटी आंत जो होती है उस जो है आपके स्टमक से आगे जो लगी होती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो एक उससे भी छोटी होती है, जिसको मोटाई में बड़ी होती है इसलिए लार्ज कहते हैं। फिर जो है लास्ट में आपके एनस तक पहुंच जाता है, और इसमें लीवर भी होता है। यानी जो आपका पूरा आहार नाल होता है वह माउथ से स्टार्ट करके एनस पे जा करके, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ पे एनस पे जा करके ख़त्म होता है। यही पूरा तंत्र है, और हमें इन्हीं चीज़ के बारे में पढ़ना है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके माउथ में, यानी दांत के बारे में क्वेश्चन बनेंगे, जीभ के बारे में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे जीभ के बारे में क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि जीभ में किस जगह से कौन सा स्वाद आता है, आगे के भाग से, जीभ का ये आगे वाला भाग है, यहाँ से कौन सा स्वाद आता है, पीछे के भाग से कौन सा स्वाद आता है, जीभ हमारी कैसे जुड़ी होती है, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। तो हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्लैंड यानी लीवर के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ओआइसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ओआइसोफेगस जो होता है यह आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यह समझ लीजिए ना कि आपका ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक प्रकार की जो ये नली होती है, इसी को हम कहते हैं आइसोफेगस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद हम जो बात करेंगे स्टमक, पेट के बारे में बात करेंगे ही, और छोटी आंत बड़ी आंत सब एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे और एक एक चीज़ क्वेश्चन बनेगा। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं फटाफट, ज़्यादा समय न गवाएं। इसमें कुछ और नहीं है, जितने हमने बोला है उससे ज़्यादा कुछ और नहीं है, ठीक है। तो हम जो है माउथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब माउथ में हमारे देखिए टंक होता है, टीथ होता है, दांत होता है, जीभ होता है। तो दांत का एक अलग से वीडियो हम बना चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, साइंस के स्पेशल बायोलॉजी में जा करके आप दांत का जो है वीडियो देख लीजिए। बहुत ही अच्छा आपको जो है दांत के बारे में, किस दांत को क्या कहा जाता है, किसे इंसीजर कहा जाता है, किसे कैनाइन कहा जाता है, किसे प्रीमोलर कहा जाता है, किसे मोलर कहा जाता है। तो सारी चीज़ें, बच्चों में कितने दांत होते हैं, पूरे जीवन में कितने दांत होते हैं, पूरे दांत का फार्मूला क्या होता है, हाथी का दांत के फार्मूला क्या होता है, कछुए का दांत का फार्मूला क्या होता है, गाय भैंस, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से दांत के बारे में पढ़ाया गया है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट यानी दांत हमने पढ़ लिया है। हम जो है अब मुँह से और चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए ये जो मुंह होता है, ये जबड़ा, देखिए ये जबड़ा होता है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है। या मुख गुहा है, एक प्रकार का गुफा टाइप का, हाँ गुहा है, तो इसको हम गुहा कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले माउथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टीथ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो देखिए टीथ के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए माउथ के बारे में इतना ही जानना है कि यही आपका मुंह है, जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, जिसमें हम भोजन रखते हैं और दांतों के द्वारा चबाया जाता है, और जीभ के द्वारा जो है उसको लिक्विड बनाया जाता है पेस्ट के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे जो है जीभ के बारे में। जीभ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम में बनती हैं, उसको देख लीजिए। जैसे कि जीभ ये आपका सेंसरी आर्गन है। जीभ क्या है आपका, जीभ आपका जो है सेंसरी आर्गन है। और कैसा सेंसरी आर्गन है, हमें स्वाद यानी टेस्ट का एहसास दिलाता है। तो ये आपके क्वेश्चन बनेगा, इतना जान लीजिए। जीभ हमारा जो है सेंसरी आर्गन है, जो हमें टेस्ट यानी स्वाद का एहसास दिलाता है, और इसको हम संवेदी अंग कहते हैं, यानी संवेदी अंग सेंसरी आर्गन है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको जो है मस्कुलर आर्गन, एक प्रकार का मांसल भाग है, या एक प्रकार का मांस है, तो मस्कुलर आर्गन भी होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेता है, हमें स्वाद का भी एहसास दिलाता है, अच्छा है कि बुरा, और यह मांसपेशी अंग है, ठीक है। देखिए जीभ को पकड़कर, अब ये जो देखिए स्वतंत्र रूप से ये जीभ हमारा है ना, तो यहाँ पे कहीं आपका एक जो है एक ऐसी हड्डी होती है, एक ऐसी हड्डी होती है, उसी हड्डी से ये जो है जीभ जुड़ी होती है, ठीक है। वो हड्डी अगर यहाँ पे मार दें किसी को, टूट जाए, तो जीभ आपकी जो है कुत्ते की तरह बाहर लटक जाएगी। कुत्ते में क्यों हमेशा जीभ लटकी रहती है, क्योंकि वो जो है वो जुड़ी नहीं होती है। उस हड्डी का नाम क्या है, हायोड हड्डी। क्या नाम है, हायोड बोन्स, हायोड हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हमारा जो टंक होता है, जीभ होता है, किस हड्डी के द्वारा जुड़ा होता है, क्या
किस हड्डी के द्वारा हमारा जीव जो है जुड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हायोड बोन्स, हायोड हड्डी कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, हायोड हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो ये हायोड हड्डी जो है इसको कहते हैं, और इसी के द्वारा हमारा जीव जुड़ा होता है। और जो है इसके जो जीव होता है हमारा, आप देखेंगे छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग बड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, टेस्टिंग बड कहते हैं ना, जिसे स्वाद वाली शाखाएं या स्वाद कलिकाएं कहते हैं, ठीक है। और ये स्वाद कलिकाएं हमारे जो है न्यूरॉन्स से जुड़ी होती हैं, और न्यूरॉन्स के द्वारा सीधे हमारे ब्रेन को सूचना दे दी जाती है। ब्रेन का भी हम बहुत अच्छे से वीडियो बना दिए हैं कि स्वाद जो है किस ब्रेन के किस पार्ट के द्वारा एहसास होता है, तो ब्रेन का भी अच्छे से आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो न्यूरॉन्स से होते हुए ब्रेन के द्वारा हमारे सूचना पहुँचा दी जाएगी, कोई भी चीज़ खा रहे हैं कि कैसा स्वाद है। देखिए उसके बाद देखिए, जैसे हम पूछ लेता है कि आपके ट्रंक के सबसे पिछले भाग से किस चीज़ का, किस स्वाद का एहसास होता है, तो देखिए जो है हम प्याज, अदरक, लहसुन कुछ भी खाते हैं, कड़वा होता है, कड़वा होता है यानी बिटर होता है, झंझनाहट टाइप का होता है ना, तो ये जो है जीभ के सबसे पिछले भाग से होता है। और जीभ के इस बीच वाले भाग से हम बात करेंगे, बीच वाले भाग से खट्टेपन का एहसास होता है, बीच वाले भाग से खट्टेपन का एहसास होता है। और ये बीच के जीभ के जो टंक के बगल वाले भाग से हमें जो है साल्टी यानी नमकीन का एहसास होता है। किसका एहसास होता है, हमें नमकीन का एहसास होता है। उसके बाद जो जीभ के एकदम अगले वाले भाग से हमें जो है, यहाँ से हमें जो है स्वीट यानी मीठेपन का एहसास होता है, ठीक है। सभी जगह जो है सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा हमें जो है वो तो हमारे सलाइवा का यानी लार, सलाइवा यानी लार का निर्माण होता है। लेकिन ये हम जीभ के बारे में इतनी चीज़ जानेंगे, सबसे मुख्य रूप से जीभ के बारे में पूछ लेगा कि जीभ किस हड्डी के द्वारा जुड़ी होती है, उसे हायोड बोन्स कहते हैं। ये आप दिमाग में रख लीजिए, क्या कहते हैं इसको, हायोड बोन्स कहते हैं, ठीक है, हायोड हड्डी कहते हैं। दूसरा जो है सलाइवरी ग्लैंड ये जो है जीभ में किसके पिछले भाग से हमें जो है झंझनाहट यानी बिटर, कड़वे का एहसास होता है, बगल से साल्टी यानी नमकीन का एहसास होता है, आगे से हमें स्वीट का एहसास होता है, ठीक है। इसको हम तीखा भी कह सकते हैं, तीखे का एहसास यहाँ से होता है, ठीक है। दूसरी बात, हम जीभ के बारे में पढ़ लिए। अब यहीं पर हमारे देखिए जो है वो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, सलाइवा यानी लार ग्रंथियाँ होती हैं। वो लार करती क्या हैं, लार जो है हमारे फूड पार्टिकल को जो है पचाने में यानी उसको गलाने में, तोड़ने में जो है काम आती हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जान रहे होंगे। तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, लारी ग्रंथियां होती हैं, कुल 3 पेयर होती हैं, यानी कुल 6 जोड़ी होती हैं। तो पूछ लेगा कि हमारे मुख में ही होती हैं, और जगह की बात नहीं कर रहे हैं, और जगह दूसरी बात है। यहाँ मुख में जितने लारी ग्रंथियाँ होती हैं, पूछ लेगा कि हमारे मुख में कितनी पेयर ग्रंथियाँ होती हैं, या हमारे मुख में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं। तो कुल 3 पेयर यानी कुल 6 ग्रंथियाँ होती हैं, 2-2 करके, 2 यहाँ होंगी, 2 यहाँ होंगी, 2 यहाँ होंगी, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं, देखिए जो 2-2 करके होती हैं, एक को हम कहते हैं पैरोटिड। क्या कहते हैं, पैरोटिड। यह जो है हमारे देखिए कान के पास होती है, यहाँ से जो है स्रावित होती हैं, ठीक है। कान के पास होती हैं 2 ग्रंथियाँ, एक इधर करके एक इधर करके। एक होती है सब लेंगुलर जो है ग्लैंड। क्या होती है, सब लेंगुअल ग्लैंड होती है, सब लेंगुअल ग्लैंड होती हैं, सब लेंगुअल ग्रंथि होती है। यह भी 2 होती हैं, और यह जीभ के नीचे होती हैं, ठीक है। इनसे भी हमारे एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्या होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। नाम अच्छे से याद कर लीजिए, 3 प्रकार के, पैराटॉइड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। नीचे वाले जबड़े के नीचे जो है यह होती है, ये जो नीचे वाला जबड़ा है इसके नीचे जो है यह होती हैं 2। तो 2 जो है आपके कान के पास, 2 जो है आपके यहाँ जीभ के पास, जीभ के नीचे, 2 आपके जबड़े के नीचे। यह 6 ग्रंथियां होती हैं, यानी 3 पेयर 2-2 करके होती हैं। इतना आपको जो है ध्यान में रखना है। तो हमने अभी तक क्या जाना इसके बारे में, हमने जाना एकदम आसान भाषा में हमने समझा कि जो है डाइजेशन कहते किसे हैं, यानी जो है इसमें जो मुख्य रूप से प्रोटीन है, इसमें मुख्य रूप से जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है उसको, यानी जो ये मिर्च है, मिर्च में ये विटामिन सी को हम निकाल लेंगे, समझ लीजिए उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। हमने फिर देखा कि किन किन प्रकार के भोजन को हम खाते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं।
उसके बाद जो है हमने कहा कि किस किस चीज़ों के कौन कौन से अंग होते हैं जो हमारे पूरे डाइजेशन में भाग लेते हैं। हमने बताया कि हमारे इस पूरे सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल कहते हैं, जिसमें माउथ से स्टार्ट होता है, टीथ भी होता है यानी दांत भी होता है, जीभ भी होता है, ग्लैंड भी होते हैं, आइसोफेगस होता है, स्टमक होता है यानी जो है पेट होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, एनस होते हुए लीवर तक सारी चीज़ें काम में आते हैं। फिर हमने जो है दांत के बारे में पढ़ लिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर माउथ के बारे में हमने जान लिया, माउथ को हम बैकल कैविटी, ओरल कैविटी ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो उसके बाद जो है हमने जीभ के बारे में जाना, जीभ जो है हमारे हायोड बोन से लगी होती है और जिस पे जो है ये स्वाद कलिकाएँ होती हैं, किस भाग से किस चीज़ स्वाद का एहसास होता है ये हमने जाना। तीसरी बात हमने जाना कि जो है सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड हमारे जो है मुख में, हम मुख के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो मुख में हमारे, हम मुख की बात ये भी करें, मुख में हमने दांत पढ़ा, जीभ पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। और 3 पेयर होती हैं, कुल 6 होती हैं, जिसे पैरोटाइड और सब लेगुनल और सब मैंडिबुलर जो है ग्लैंड, ये 3 प्रकार की जो है ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा करके अगला भाग पढ़ाना होगा, उसको जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए इसको, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब उसके आगे हम देखते हैं, जैसे हमने बताया कि ये जो तीनों आपके जो है ग्लैंड पाए जाते हैं, इस ग्लैंड का काम क्या होता है, अब उसके आगे देखते हैं, ठीक है। एक एक पार्ट करके हम सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। अब ये जो तीनों लारी ग्रंथियाँ होती हैं, हमने बताया कि कान के नीचे और जबड़े के नीचे और जीभ के नीचे, ठीक है। 3 पेयर यानी 6 जो है आपकी लारी ग्रंथियाँ होती हैं, 3 पेयर, ठीक है। तो देखिए ये क्या करते हैं कि ये सलाइवा का निर्माण करती हैं, सलाइवा यानी लार का निर्माण करती हैं, और हम सभी जानते हैं यह लार हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही सहायक होते हैं, और ठीक है। और इन लार में होता क्या है, इनमें जो है एंजाइम्स होते हैं, ठीक। देखिए हमारे जैसे कि जठर से यानी पेट से, आमाशय से एक दूसरे प्रकार का लार निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं, और हमारे यहाँ से जो है अलग प्रकार का एंजाइम्स निकलता है। तो अभी हम माउथ वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे माउथ से कौन सा एंजाइम निकलता है और उसका क्या काम है और किस पदार्थ का यानी किस भोजन का वह पाचन करता है, ठीक है। तो देखिए हमारे मुंह से जो है जो ये ग्रंथियां वो होती हैं, ये सलाइवा बनाती हैं जिसे लार कहते हैं, और यह जो है इसमें जो ये लार देखते हैं कि पता है ना कि कम से कम एक स्वस्थ मनुष्य के जो है शरीर में इस मुख से पूरे 24 एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लगभग जो है लार जो है निकल जाता है, जो हम लगभग थूक देते हैं। हमेशा वो थूकना नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है। अक्सर लोग जो धूम्रपान करते हैं वो थूकते रहते हैं ना, सुर्ती वगैरह खा के, गुटखा वगैरह खा के, तो वो लार जो है पूरा वो भी वेस्ट कर देते हैं, तो जो है वो उनके पचाने में काम नहीं आ पाता, इसलिए उनकी जो है कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। इसलिए इस लार को हमेशा निगलते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बनता रहता है, तो यही लार होता है। तो इसमें जो है मोस्टली 95 पूछता है क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए जो ये सलाइवा होता है जिसे लार कहते हैं, इसमें 95% क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। 95% जो है आपका इसमें पानी होता है, और 5% इसमें एंजाइम होता है। ये जो लार आपके मुंह में गीला गीला बन रहा है, यह जो 1 से 1.5 लीटर पूरे दिन भर में बनता है, कुछ ना कुछ हम खाते हैं उसको पचाने के लिए, तो वो उसमें जो उसमें एंजाइम्स होते हैं, और वह एंजाइम जो है पानी और वो जो लार होता है वह पानी और एंजाइम से मिलकर के बना होता है, और इसमें वाटर होता कितना है, 95% वाटर होता है, और उसमें 5% क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो 5% एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, यह आप ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारे मुंह में 2 प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं, यह आप कंसंट्रेट होकर के दिमाग खोल के सुन लीजिए, लिख लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारे जो है मुंह में 2 प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं, एक होता है लाइसोसोम एंजाइम, एक होता है सलाइवरी या टाइलिन एंजाइम। अब आप कहेंगे कि ये लाइसोसोम तो हमने कहीं और सुना है, यानी जो है सेल में होता है, हमारे सेल में लाइसोसोम होता है, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो है बैक्टीरिया वगैरह नुकसानदायक आता है तो उसको मार करके उसको ख़त्म कर देता है। ये बात बताइए, आप क्या कभी सड़ा गला भोजन नहीं खा लेते हैं? अब अचानक कोई सड़ा फूड वगैरह खा लिए, 2-3 दिन की बासी खाना हो सकता है, अचानक खा लिए, तो क्या उसमें भी बैक्टीरिया, तमाम बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव होते हैं, तो उनको भी मारने का काम कौन करेगा? ये टाइलिन होता है, जिसे सलाइवरी या टाइलिन जो है एमाइलेज, देखिए टाइलिन एमाइलेज AMYLASE है, एमाइलेज एंजाइम है।
इसका काम तो भोजन को पचाना है। कौन से भोजन को? कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन साथ में एक और एंजाइम है लाइसोसोम का। जैसे कि कोई बैक्टीरिया वगैरह हम जैसे खाए, रोटी खाएं, मान लीजिए उसमें कुछ लगा है ऐसा बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे नुकसानदायक है, तो ये लाइसोसोम का एक ही काम है, उसको किल करना। तो इतना आपको ज़्यादा नहीं, इतना आपको जानना है कि हमारे मुंह में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसे हम लाइसोसोम एंजाइम और जो है टाइलिन एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम का काम क्या है? क्या है लाइसोसोम का काम? देखिए इस बोर्ड पे हमने जो है सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको बताएंगे, बस कंसंट्रेट होकर के सुनिए और नोट करते जाइए। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप शॉर्टकट में लिख लेंगे तो बाद में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो लाइसोसोम एंजाइम्स का काम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म बैक्टीरिया को मारने का। उसके बाद जो है टाइलिन एंजाइम का क्या है? काम है भोजन को पचाने का। अब कौन से भोजन को पचाने का? देखिए लाइसोसोम टू किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टाइलिन भोजन का पाचन। कौन से भोजन का? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक स्टार्च होता है, ठीक है, जो आलू वगैरह में पाया जाता है। एक माल्टोज होता है जो आपके चावल वगैरह में पाया जाता है। एक आपके ग्लूकोज होता है जो चीनी वगैरह, चीनी भी आप यही मुख में रख लेंगे तो घुलना शुरू हो जाएगी। घुलता कैसे? ये टाइलिन उसको पचाना शुरू कर देता है। स्टार्च यानी आलू आप मुख में रख लेंगे, चिप्स वगैरह रखिए, देखिए गल जाता है, तो टाइलिन उसको पचाना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है आप ग्लूकोज भी रखेंगे, जो है कुछ भी मीठा सामान रखेंगे, ये माल्टोज कह रहे हैं, माल्टोज भी अनाज या कोई रोटी वोटी रखेंगे तो थोड़ा बहुत जो भी पचता है, पूरी तरह से नहीं पचता है, थोड़ा बहुत पचने लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। और ये जो है टाइलिन इसी कार्बोहाइड्रेट पूछता है कि टाइलिन किस प्रकार के भोजन का जो है पाचन करता है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि टाइलिन किस भोजन का पाचन करता है, टाइलिन हमारे शरीर से कहाँ से सीक्रेट होता है। ये तीनों ग्रंथियाँ जो हमने तीनों ग्रंथियाँ बताई यहीं से सीक्रेट होता है, और यही तीनों ग्रंथियाँ इस टाइलिन और लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। टाइलिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लेकिन इसमें जो कार्बोहाइड्रेट ये जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट ये केवल 70% यानी 70% पचता है, उसके बाद पूरा नहीं पच पाता। अगर आप जो है चावल रोटी वगैरह खाएंगे तो पूरा नहीं पचेगा, लगभग 70% यहाँ पे पचेगा, बाकी और अंदर जाकर के पचता है। अंदर कैसे पचेगा वो बताएंगे स्टमक में, लेकिन पहले मुंह में जितना पाचन है उसको देखिए। तो इसमें देखिए स्टार्च है, स्टार्च को जो है माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है पचा करके, और लगभग 70% पाचन आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुंह में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें स्टार्च, माल्टोज, ग्लूकोज जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये तीनों होते हैं, इसी का पाचन हमारे मुंह में होता है। अब तो ये हमने आपसे कब से हम बात कर रहे थे, हमारा कहने का मतलब हमने पूरा सिस्टम आपको बताया, उसके बाद हमने बताया कि कौन से भोजन हम खाते हैं, उसके बाद उस भोजन को पचाने के लिए कौन से एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम कहाँ से निकलते हैं और कितना भोजन का पाचन करते हैं। चलिए अब तो यहाँ का काम खत्म, अब हम इससे नीचे चलेंगे। अब इससे नीचे चलेंगे यहाँ तक, पेट से ऊपर यानी इतना भाग, ठीक है, इतना भाग लगभग, इससे नीचे और इसके ऊपर के भाग करेंगे, जो अमाशय है उसके ऊपर और इसके नीचे। तो उसको जो है देखिए हम क्या कहते हैं, एक नली होती है आइसोफेगस। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब इससे ऊपर और यहाँ तक, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, आइसोफेगस, भोजन नलिका जिसे कहते हैं। इसकी लंबाई पूछ लेता है 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर के लगभग जो होती है। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए हम क्या खा रहे हैं, हम एक साथ में खाते हैं सब्जी में आपका आलू होगा, रोटी खाते हैं, रोटी में प्रोटीन होगा, ठीक है, रोटी में प्रोटीन होगा। उसके बाद जो है हम खाते क्या हैं, आपका जो है लिपिड यानी साथ में घी लगा के खाते हैं, तेल वगैरह होगा वो भी खाते हैं। तो तेल का तो पाचन मुख में होगा नहीं, प्रोटीन का पाचन तो मुख में होगा नहीं, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। लेकिन उस रोटी चावल तेल का एक मिक्स जो है, एकदम गाढ़ा सा मिक्स जो है लपेट कर एकदम बना दिए हम लोग जो है। अब उसको पूछता है उसका नाम क्या है, वो उस मिक्सर का नाम पूछता है। तो उस मिक्सर का नाम है बोलस। पचे अनपचे, मतलब कुछ तो पचा होता है और कुछ अनपचा होता है, कुछ पचा होता है कुछ अनपचा होता है। उसी पचे और अनपचे प्लस जो है उस तेल यानी लिपिड का, प्लस उस प्रोटीन यानी उस रोटी के मिक्सर को, इन सारी चीज़ें जो मिक्सर, हम समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, जो खाने का भोजन अब नीचे हम निगलते हैं, उस जो मिक्सर होता है उसका नाम है बोलस। पचे अनपचे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड के मिक्सचर को कहते हैं बोलस कहते हैं। अब यह बोलस जाता है हमारे आइसोफेगस इस नलिका में। इस नलिका का नाम क्या है, इस नलिका का नाम क्या है, आइसोफेगस।
अब देखिए भोजन नलिका, यह लंबाई इसकी लेंथ पूछ लेता है, ये लेंथ लिखा है, लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर होती है। इसके द्वारा बोलस पेट में जाता है, ठीक है। यह मसल्स की बनी होती है, मतलब मांसपेशी की बनी होती है, ये जो है मांसपेशी की बनी होती है, ये मसल्स की बनी होती है। अब भोजन जाने का एक प्रोसेस होता है, जैसे एक पाइप ले लिए, उसमें आप कुछ डाल दिए तो खिसकेगा नहीं, तो हम यहाँ से एक बार दबाएंगे, फिर दबाएंगे, इधर खोलेंगे, फिर दबाएंगे, इधर खोलेंगे, फिर दबाएंगे, इधर खोलेंगे, तो दबाते दबाते मतलब संकुचन, कंस्ट्रक्शन और जो है रिलैक्सन, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सन, ठीक है। यानी संकुचन और प्रसरण, कंस्ट्रक्शन रिलैक्सन, कंस्ट्रक्शन रिलैक्सन, संकुचन और प्रसरण, वो जो है ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे 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 करते करते भोजन को वो जो है यहाँ से नीचे लेके जाता है, ठीक है। यहाँ से इसे भोजन को लेके जाता है। तो इसी क्रिया को पूछ लेता है कि आइसोफेगस में भोजन जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मोशन कहते हैं। और यह जो है इसके संकुचन और प्रसरण की क्रिया को, जिसके द्वारा सीधे सीधे आइसोफेगस में जब भोजन किस क्रिया के द्वारा, किस मोशन के द्वारा जाता है, तो पेरिस्टाल्सिस की क्रिया के द्वारा जाता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस क्रिया के द्वारा भोजन अंदर जाता है, ठीक है। अब आइसोफेगस का जो है काम खत्म। देखिए इसमें दो प्रकार की नली होती है, एक नाक के द्वारा हवा जाने का काम होता है, उसमें फेरिंग्स होता है जो ढक लेता है, एपिग्लॉटिस स्विच कैप होता है जो हमारे भोजन को श्वास वाली नलिका में नहीं जाने देता, वो रिस्पायरेशन के केस में पढ़ेंगे। अभी हम केवल भोजन की नलिका के बारे में पढ़ रहे हैं, जो फूड पाइप है, ये फूड पाइप माउथ के द्वारा जो आई है, इसके द्वारा भोजन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, आइसोफेगस। इतना याद रखना है कि इस वाले पार्ट को आइसोफेगस कहते हैं, इस वाले नलिका को, यही आपके क्वेश्चन बनेगा। उसके आगे अब हम बात करेंगे, अब हम बात नीचे, अब यहाँ तक बात कर ली, अब हम चले आएंगे पेट में, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाशय, जठर, ठीक है। क्या कहते हैं, देखिए स्टमक, पेट, अमाशय, जठर, और यही खाना जो है आकर के हमारे पेट में लगभग जो है 2 से 3 घंटे खाना यह जो है हमारे पेट में रहता है। अब हमारे पेट में रहता है तो कुछ एंजाइम्स ऐसे निकले जो यहाँ पे पाचन किए, उसके बाद भोजन चला गया पेट में। अब यहाँ पेट में 2 से 3 घंटे रहेगा, लेकिन पचने की क्रिया में वो वहाँ पे धीरे धीरे 2-3 घंटे में पचेगा, लेकिन वहाँ भी पूरा का पूरा खाना नहीं पचता है। लेकिन इस अमाशय में जो खाना हमारा पचता है तो किस एंजाइम के द्वारा पचता है, अब वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए हमारे जो है इस पेट से जो है ये आपका अमाशय जो होता है, यहाँ से जो है क्या निकलती है, यहाँ पे जठर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ग्रंथियाँ थी, लारी ग्रंथियाँ, यहाँ पे भी लारी ग्रंथियाँ थी। अब यहाँ पे जो है जठर है, तो जठर अमाशय ग्रंथि यानी जठर ग्रंथियाँ होंगी, और इस ग्रंथियाँ से भी जो है एंजाइम्स यानी हार्मोन्स का स्रावण होता है, ठीक है। तो देखिए अब इस जठर रस, ये एक प्रकार का रस पाचक रस कहते हैं जिसे, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस किसे कहते हैं, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, पाचक रस कहते हैं, जिसे जठर रस कहते हैं। ये हमारे यहाँ से सेक्रेट होता है और ये पूरा का पूरा भोजन इस हमारे पेट में आता है, और यहीं से ये सेक्रेट होकर के जो है इसको क्या करता है, पचाने का काम करता है। अब बात रह जाती है कि देखिए कार्बोहाइड्रेट तो हमारे मुंह में पचा था, अब यहाँ पे किस भोजन का पाचन होगा, तो यहाँ पे जो है प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। इसके आगे चलिए हम बात करते हैं। देखिए जठर रस के अंदर एसिड होता है, ये जो जठर रस अमाशय निकलता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक जठर रस होता है, इसमें 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं इस जठर रस में। एक एसिड होता है और 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक एसिड होता है जो सबसे खतरनाक, अगर आपके स्किन पे चल जाए तो जल जाएंगे, लेकिन हमारा पेट क्यों नहीं जलता वो हम अभी बता रहे हैं। देखिए एक HCl होता है और 2 एंजाइम होते हैं जिसे हम पेप्सिन और रेनिन कहते हैं, इसे हम हार्मोन्स भी कहते हैं। हमारे जठर रस में पूछ लेगा कि हमारे जठर रस में किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, या हमारे जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, तो ध्यान से सुनिए। हमारे जठर रस में HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, ये 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। HCl का काम क्या है वो हम बता रहे हैं। तो ये 2 प्रकार के मुख्य रूप से हमारे जठर में, अगर केवल एंजाइम की बात करें तो 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। मुंह में कौन सा था, मुंह में टाइलिन था, जठर में कौन सा है, पेप्सिन और रेनिन। उसके आगे भी अभी छोटी आंत बड़ी आंत में कौन सा एंजाइम है उसको बताएंगे, लेकिन अभी पेट के अमाशय की बात कर रहे हैं, इस अमाशय की बात कर रहे हैं, तो इसमें पेप्सिन और रेनिन होता है। अब देखिए क्या होता है,
ये जो इसमें जो हमने बताया कि ये जठर रस में 3 चीज़ें होती हैं, एक HCl होता है, यह बहुत ही स्ट्रांग, HCl इज स्ट्रांग एसिड, बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है। अब जैसे कि सारे के सारे जो है यहाँ पे तो देखिए कुछ बैक्टीरिया हमको यहाँ मुंह में लाइसोसोम ने मारा, लेकिन अगर कुछ बैक्टीरिया नहीं मरे, वो हमारे जठर में गए, तो अब वहाँ पे HCl इनको मारने का काम करेगा। देखिए एक के साथ एक फ्री है, यानी यहाँ पे एक एंजाइम निकल रहा था, तो यहाँ पे उस एंजाइम के साथ साथ कीटाणुओं को मारने के लिए लाइसोसोम, यहाँ पे भी 2 एंजाइम निकल रहे हैं, तो एंजाइम को मारने के साथ साथ जो है फ्री में एक क्या मिल रहा है, HCl। अब यह HCl जो है कीटाणुओं को वहाँ पे भी पेट में भी मार देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो है यह कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है और एसिडिटी लाने का कार्य करता है। जैसे आपने कुछ स्ट्रांग, कुछ जो है भारी भोजन खा लिया जो पचने लायक नहीं है, तो क्या होता है कि ज़्यादा, जैसे आपने किसी बारात वगैरह में गया, खूब जो है पूड़ी वगैरह दबा के तेल आली वगैरह खूब खा लिए हैं, तब क्या होगा, वो पचने में पेट में भरा है, दिक्कत होगा। तो क्या होगा, ज़्यादा HCl, यानी HCl क्या है, एसिड है ना, एसिड है, तो कहते हैं एसिडिटी बन गई। जब ज़्यादा खा लेते हैं तो कहते हैं अरे एसिडिटी बन गई है, जो है थोड़ा सा जैसे गैस वगैरह बन रहा है। तो यही गैस ज़्यादा ये HCl जो होता है ना, ये ज़्यादा निकलने लगता है, जिससे वो भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यह HCl जो निकलता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है, एसिडिटी पैदा करता है, अम्लता पैदा करता है, ताकि भोजन और पच जाए, जो अगर ज़्यादा फालतू का भोजन कर लिए हैं। तीसरी बात काम का करता है कि ये जो पेप्सिन और रेनिन होते हैं, यह इनएक्टिव फॉर्म में, यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। किस किस नाम से, देखिए पेप्सिनोजेन और प्रोटेनिन, ठीक है, प्रोनेनिन, ठीक है, प्रोनेनिन और पेप्सिनोजेन। तो ये जो पेप्सिनोजेन होता है, यही जो है HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में बदल देता है, और प्रोनेनिन होता है, इसको HCl एक्टिवेट करके क्या करता है, रेनिन में बदल देता है, और तब यही पेप्सिन और रेनिन हमारे भोजन को पचाते हैं। कौन कौन से भोजन को पचाते हैं, देखिए पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन आपके जो है, देखिए पेप्सिन आपके प्रोटीन का पाचन करता है। अब यही क्वेश्चन आपका बनेगा, क्वेश्चन तो सब के सब जगह बने हैं, कितने प्रकार के एंजाइम हैं, कौन कौन से रस में पाए जाते हैं, लेकिन अब ये भी पूछेगा कि पेप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है। तो पेप्सिन जो है आपकी पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। लेकिन जब पूछ लेगा कि पेप्सिन कहाँ से मिलता है, तो यह HCl जो है पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाता है, और यह पेप्सिन हमारे प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद रेनिन क्या करता है, रेनिन भी जो है हमारे, देखिए इस रेनिन का जो काम है, यह जो भी रेनिन है, एक मिनट, यह भी जो है, यह केसिन प्रोटीन का जो है पाचन करता है। रेनिन 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक केसिन प्रोटीन का निर्माण करता है, जैसे कि पीला वगैरह दूध जो आप गाढ़ा खा लेते हैं, उसका भी पाचन करता है, ठीक है। तो लगभग जो है 100% प्रोटीन का पाचन जो है हमारे इस आंत में हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखे यहाँ पे पेप्सिन के बारे में लिखाए हैं, और रेनिन के बारे में आप जो है यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे रेनिन होता है ना, रेनिन अभी हम ऊपर लिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो है यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और अम्लता लाता है, ताकि कुछ हम जब खा लेते हैं फालतू चीज़ तो और पचाने में सहायक करता है। और उसके बाद पेप्सिन और रेनिन को बनाता है, यानी ये पेप्सिनोजेन और प्रोनेनिन के रूप में रहते हैं, इनको HCl एक्टिवेट करके पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो है हमारे प्रोटीन का पाचन करते हैं। एक देखिए आपका करता है, प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करके किस में बदल देता है, पेप्टाइड्स में बदल देता है। क्वेश्चन आपका बनता है कि पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करके किस में बदलता है, या प्रोटीन पच करके किस में बदल जाता है, तो पेप्टाइड में बदल जाता है, ठीक है। और जैसे दूध होता है, दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन करता है। दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन करता है। 1 मिनट हम जो है बता रहे हैं, मेरा जो है वो कहाँ गया, देखिए
हमने क्या कहा, हमने बताया, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने कहा ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करके पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और जो है लगभग 90% प्रोटीन को यह पचा देता है। लेकिन जो आपका रेनिन होता है यह जो है केसीन प्रोटीन को पचाता है। किसको? मिल्क को पचाता है। मिल्क में जो प्रोटीन होता है इसको पचाता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? केसीन प्रोटीन में। केसीन प्रोटीन में जो है कन्वर्ट कर देता है ना, CASINE, केसीन प्रोटीन में कन्वर्ट करके जो है यह बना देता है, ठीक है। और इसमें जो है इस दूध का जो है 100% पाचन जो है आपके आमाशय में, दूध का 100% पाचन आपके आमाशय में हो जाता है, ठीक है। तो हमने इतनी चीज़ जानी, ग्रंथियों से लेकर के लाइसोसोम के बारे में जाना, लाइसोसोम का काम क्या है और लाइसोसोम कहाँ से निर्माण होता है? मुख से निर्माण होता है। टैलिन का क्या काम है? टैलिन का निर्माण कहाँ होता है? मुख से होता है। टैलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर जो अनपचे का जो मिक्सर होता है वो उसको बोलस कहते हैं, वह जो है हमारे ओआइसोफेगस के द्वारा जो है भोजन नलिका के द्वारा आमाशय में आता है। फिर हमने आमाशय में जो आमाशय के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे जो है आमाशय ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। इससे जो है 3 प्रकार के चीज़ रस स्रावित होता है। उस रस का नाम क्या है? जो है रस का नाम जठराग्नि होता है, जठर रस होता है, जिसमें HCl और पेप्सिन और रेनिन, मतलब HCl और पेप्सिनोजेन और प्रोनेनिन होता है, ठीक है, यही समझिए। HCl या पेप्सिन और रेनिन भी कह सकते हैं। और HCl जो है इनको एक्टिवेट करने का काम करता है, इसे हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो है HCl का काम क्या है? इसे एसिड में जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम करता है, एसिडिटी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, एसिडिटी को जो है एसिडिटी लाता है। उसके बाद यही सारी चीज़ें हैं। अब हम इसके आगे जो है आपका पढ़ेंगे स्टमक, पेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा हम पेट की जो है स्ट्रक्चर के साथ इसकी चर्चा अच्छे से करेंगे। इतना आप जो है वैसे स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाए होंगे, जो भी है नोट कर लीजिए। इसके आगे हम अच्छे से आपको पूरा फिर से डायग्राम बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इतनी चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी जितना हमने पिछले जो है 2 पार्ट में बताया। अब देखिए इसमें जो है अब हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपके जो है बनते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा और कंसंट्रेट होकर के सुनिए, क्योंकि अब हम पेट से स्टार्टिंग पढ़ेंगे और इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए अब हमने जो है आइसोफेगस के बाद अब जो हम स्टमक की बात किए थे कि किस तरह से आपके रेनिन और पेप्सिन नामक जो है एंजाइम प्रोटीन को पचाते हैं। अक्सर हमने आपको बताया था कि एसिड जो HCl होता है उसको अगर आप स्क्रीन पर डालेंगे तो आप जल जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि जब ये HCl हमारे पेट में रहता है इतना खतरनाक, तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता, पेट क्यों नहीं जो है गल जाता? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो दोनों मिल करके आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब शून्य हो जाते हैं, उनका pH मान शून्य हो जाता है, वो कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। तब देखिए आपका HCl तो यहाँ से ग्लैंड से तो जो है इस HCl का निर्माण तो हो गया। अब वो क्या करता है, हमारे जो है भोजन को क्या करता है, वो गलाता है, पचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। बट हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता? क्योंकि ये जो हमारा ये पेट बना होता है ना, ये जो इसका लेयर बना होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, यह बेस होता है। अब आप सोचिए जो ये हमारा लेयर बना होता है, ये देखिए इतना मोटा सा ये लेयर होता है ना, इसके अंदर तो ये ग्लैंड होते हैं, सेक्रेट करते हैं आपके जो हमने बताया रस को, जठर रस को, जिसमें HCl होते हैं, पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं। बट ये जो आपका ये जो बना है मसल्स बना है, ये मेम्ब्रेन बना है, परत जो बना, ये क्षारीय होता है। और इसलिए यह क्षार, जब यह एसिड जो है यह HCl जब क्षार से जब आता है तो क्षार से क्रिया करके न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए हमारे पेट को गला नहीं पाता, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको म्यूकस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें जब यहाँ पे भोजन वगैरह जो रहते हैं तो यहाँ की चीज़ों का जब हम pH मान निकालेंगे जो है, तो इसको हम इसका pH मान होता है 1.3 से 1.5, ठीक है। 1.3 से 1.5 होता है इसका pH मान। यह भी क्वेश्चन देखिए जितने शब्द लिखे हैं एक एक शब्द से क्वेश्चन आपका बनता है, इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और पेट में स्टमक में पचे अनपचे, जैसे हमने बताया था कि मुंह आपके जो लुगदी बन जाती है मुंह में, उसको हमने क्या कहा था, याद है कि नहीं? उसको हमने क्या कहा था?
उसको हमने बोलस कहा था। क्या कहा था? जब जो हम निगलते हैं यहाँ से सारा लिक्विड टाइप का बना करके खाने को निगलते हैं तो उसको हमने बोलस कहा था ना। वो बोलस हमारे आइसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। फिर स्टमक में भी जो है कुछ पूरी तरह से खाना नहीं पचता पूरी तरह से, तो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में पचेगा, लेकिन इसमें भी जो लुगदी बन जाता है उसका नाम क्या होता है? उस मिक्सचर को हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम लिखा है ये, काइम। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान पूछ लेगा कि काइम क्या है। काइम पाचन क्रिया की वह भाग है जब हमारे भोजन थोड़ा सा पचा और अनपचा, यानी पेट में स्टमक में पचे अनपचे भोजन के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और पूछ लेगा कि प्रोटीन का पाचन किस पार्ट में सब पूरी तरह से हो जाता है, तो हमने बता दिया है प्रोटीन का पाचन आपके स्टमक में पूरी तरह से हो जाता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन और रेनिन करता है। पेप्सिन पेप्टाइड बनाता है और रेनिन जो है कैसिन बना देता है। ठीक है, कुछ भी बार बार एक ही चीज को पढ़िए। चलिए, अब हम जो है इस स्टमक वाले पार्ट की बात कर लिए, इसमें आपको इतना ध्यान देना है। देखिए, इसकी स्टमक का पार्ट बटा होता है। देखिए, इसको हम कार्डिया पार्ट कहते हैं ऊपर वाले भाग को, इसको जो है हम फंडस पार्ट कहते हैं इस वाले भाग को। इसी में जो है फंडस वाले पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, यानी जठर ग्रंथियाँ होती हैं। उसके बाद इस वाले नीचे वाले पार्ट को हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको ध्यान से रख लेंगे। आप पेपर हल करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बारे में। देखिए, अक्सर सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसको छोटी आंत क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसके जो डायमीटर होता है, जो पाइप टाइप का उसका होल होता है ना, वो बहुत पतला होता है। ठीक है, उसकी मोटाई लगभग 1 इंच ही होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। और जो हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत जिसको हम कहते हैं, वो तो छोटा होता है, लेकिन उसका डायमीटर थोड़ा सा मोटा होता है। उसका डायमीटर मोटा होता है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। तो हम छोटी आंत के बारे में पढ़ लें, उसके बाद बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई आपके एग्जाम में पूछता है, तो लंबाई ये आप मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में पूछेगा। 6 से 6.5 मीटर होता है। ठीक है, कितना? 6 से 6.5 मीटर होता है। यही आपके स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आपका जो है, ये स्वस्थ मनुष्य का सबके शरीर में यही होता है। इसमें आप दुबले पतले हो जाएंगे तो ऐसा नहीं छोटा हो जाएगा। यह आपके 6 से 6.5 मीटर आपकी छोटी आंत होती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण भी होता है। ये देखिए, आपकी छोटी आंत का जो है हमने डायग्राम बनाया है, छोटी आंत का डायग्राम हमने बनाया है। अब आप इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो इसकी ये परत होती है, यहीं से जो है भोजन को पचा लिया जाता है। अब जैसे प्रोटीन तो पच गया, ठीक है, प्रोटीन तो आपके जो है अमाशय में पचा, तो पच करके जब यहाँ पे आएगा ना, तो क्या होगा कि इसके दीवार से जो है अवशोषित कर लिया जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत के द्वारा प्रोटीन का जो है अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, इसको मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ों का डाइजेशन भी होता है। जैसे देखिए, लिपिड तेल, जो हमने लिपिड बताया था, लिपिड का मुंह में भी नहीं पाचन हुआ था, अमाशय में भी पाचन नहीं हुआ। ठीक है, अब लिपिड जो है यहाँ पे पचेगा। ठीक है, लिपिड यहाँ पे पचेगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है जो पच चुकी हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट पच करके अब जाएगा वहाँ पे जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा, हमारे सेल्स को पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, यह हमको ध्यान से देना है। तो पूछ लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम कहेंगे ड्यूडेनम, ये सबसे ऊपर ये वाला जितना हम इंडिकेट कर रहे हैं देख लीजिए, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे ड्यूडेनम, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे जेजुनम, इस वाले पार्ट को, ये जो आपका पाइप नुमा मुंह खुला, इसको हम कहेंगे इलियम। देखिए, आपने वो डायग्राम बिगड़ा तो नहीं, इसको आप वो ले लीजिएगा, बना लीजिएगा अपने हिसाब से। इसको हम कहेंगे इलियम, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम, इस वाले पार्ट को कहते हैं जेजुनम, इस वाले पार्ट को कहते हैं इलियम। तीनों का अलग अलग कार्य है, हम अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। पहले हम ड्यूडेनम पढ़ेंगे, फिर जेजुनम पढ़ेंगे, फिर इलियम पढ़ेंगे। अब देखिए, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका जो है यह कौन सा लगा होता है? लीवर लगा होता है। लीवर यानी जिसे हम यकृत कहते हैं। ठीक है, और इस यकृत की बहुत कुछ खास बातें होती हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे।
यह लीवर होता है। इसी लीवर से आपका जो है गाल ब्लैडर जुड़ा होता है, पित्ताशय जुड़ा होता है, और यहीं से जो है आपके ड्यूडेनम से ही पैंक्रियाज, ये देखिए पैंक्रियाज, ये क्या है, ग्रंथि है, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, ठीक है, यह पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में इतना जाना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग में बटा होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और यहाँ पे जो है प्रोटीन का अवशोषण होता है और लिपिड का पाचन यहीं पे होता है मुख्य रूप से। और इसमें जो है इसी से लीवर यानी यकृत जुड़ा होता है, पैंक्रियाज जुड़ा होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम थोड़ा सा जो है जानते हैं अब लीवर के बारे में। ये देखिए, ये जो छोटा सा भाग है इसको हम वहाँ निकाल के रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाल ब्लैडर आपका है। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले पूछ लेता है कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लीवर का अध्ययन किया जाता है उसे हिपैटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? हिपैटोलॉजी, यानी लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। और देखिए, जब भोजन छोटी आंत में आता है तो लीवर और पैंक्रियाज अपने रस को छोटी आंत में छोड़ देते हैं। यानी जो है अब ये छोटी आंत है ना, जब अमाशय से होते हुए, यहाँ से होते हुए, अब यही देखिए ये वाला पार्ट यहीं से जुड़ा है, यहाँ से, ठीक है। तो अमाशय से होते हुए जब यहाँ पे भोजन और आएगा जो थोड़ा सा पचा है या लिपिड है वो आएगा। अब क्या होगा कि अब इसको पचाने के लिए यहाँ से लीवर से ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथि है, पैंक्रियाज है। तो लीवर से और पैंक्रियाज से रस छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है। अब इनसे कौन कौन से रस निकलते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, वो हमको ध्यान देना है। लेकिन सबसे पहले हम इस लीवर के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। देखिए, यह जो लीवर होता है ना, इसकी कुछ खास बातें क्या हैं। यह जो है हमारे शरीर के अंदर का जो पूरा शरीर के अंदर की जो चीज़ें बनी हुई हैं, यह सबसे बड़ा पार्ट यहीं पे ऐसे लगा होता है, यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे शरीर के अंदर के, अगर कोई पार्ट सबसे बड़ा है तो यह लीवर होता है। और लीवर को लगभग आप 60% आप काट करके छाँट के निकाल देंगे, 60% ना, ये फिर से एक नया लीवर बन जाता है। यानी इस लीवर में क्या होता है, रीजनरेशन, पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए लोग अपने लीवर को जो है लगभग कभी कभी दान कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है क्या होता है कि यह लीवर किस सेल से बना होता है जो यह रीजनरेशन पावर की क्षमता रखता है। तो इसको कहते हैं हिपैटिक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हिपैटिक सेल कहा जाता है। और यह कोशिका सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की क्षमता रखती है। यकृत हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा भाग या अंग होता है। इसका वजन 1.5 से 1 मतलब 1.5 से 1.7 मतलब 1500 से 1700 ग्राम कम से कम होता है। 1.5 किलो से लेकर के 1.5 किलो से ऊपर होता है। इतना आपको डाटा याद रखना है। और लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पूछ लेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है, लीवर होती है। इतनी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। उम्मीद है अब तक हमने जितनी सारी कहानी बताई है, शुरू से लेकर के, मुंह से लेकर के दांत, जीभ वगैरह, आइसोफेगस, बोलस होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, एचसीएल, पेप्सिन, रेनिन, जितनी भी सारी चीज़ें बताई सब आप नोट कर लिए होंगे, अच्छे से दिमाग में रख लिए होंगे। अब देखिए हम जो है लीवर के बारे में जो खास बातें हैं, लीवर सबसे ज़्यादा पुनर्जनरेशन की क्षमता होती है और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर का हम 60% भाग दान कर सकते हैं। लीवर से जो है कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, एक एक हार्मोन्स करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए पैंक्रियाज, यही ड्यूडेनम। और लीवर पूछ लेगा कि लीवर हमारे छोटी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है। तो लीवर हमारे छोटी आंत के जो है किस भाग से जुड़ा होता है, जो है ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। इस वाले भाग से ड्यूडेनम से क्या होता है, जुड़ा होता है। और यहीं से पैंक्रियाज भी जुड़ा होता है। और ये देखिए गाल ब्लैडर है, जब ये पित्त का निर्माण करता है और जब पित्त जो है कुछ ज़्यादा पित्त बन जाता है तो ये पित्ताशय में आकर के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसका काम इतना है, केवल पित्त को स्टोर करना। स्टोर पूछ लेगा कि पित्त को स्टोर करने का काम कौन करता है। तो पित्त को स्टोर करने का काम गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय करता है। जब यकृत में ज़्यादा पित्ताशय बन जाता है तो यहाँ पे जो है स्टोर कर दिया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें जान लीजिए। अब हम पढ़ेंगे लीवर से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस क्या काम करता है, किस चीज़ को पचाता है, गाल ब्लैडर का काम क्या है। उसके बाद जो है हम फिर जेजुनम पढ़ेंगे, फिर एलियम पढ़ेंगे। तो एक एक चीज़ करके हम जो है पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली बोर्ड को हम जो है फिर से बना रहे हैं। देखिए अब हम इसके आगे जो है बात करते हैं। अब तक हमने जो है बात कर ली है
लीवर के जो है लीवर कैसे जुड़ा होता है, यानी जो है आपका हमने इंटेस्टाइन बनाया था, आप चित्र ले लिए होंगे उसको देख लीजिए। जो हमने इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत बनाया था उसके ड्यूडेनम वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ड्यूडेनम वाले पार्ट से लीवर जुड़ा होता है, पैंक्रियाज जुड़ा होता है, गाल ब्लैडर जुड़ा होता है, ये आपकी ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। अब हमें ये बात करना है कि इन ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम या कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे भोजन को पचाने में काम आता है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे लीवर ही, अभी तक हम लीवर पे ही बात कर रहे थे कि किस तरह से लीवर का क्या होता है, कितना % भाग काट के निकाल दिया जाए तो रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है। देखिए एक दिन में इससे लीवर से जो है एक प्रकार का रस निकलता है, जिसे हम कौन सा रस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जो है उसका नाम क्या होता है, पित्त रस का है। क्या नाम है इसका, पित्त रस होता है। लीवर से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे हम पित्त रस कहते हैं, इंग्लिश में इसे बायल जूस कहते हैं। और एक दिन में यह जो है 600 से 700 ml यानी आधे लीटर से ऊपर, यानी 600 से 700 ml आपका पित्त रस निकल जाता है। यह आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन में हमारे लीवर से, देखिए एक एक पार्ट की बात करते चल रहे हैं तो कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए कि हमारे मुख में कौन सा एंजाइम निकला, आइसोफेगस का क्या काम था। उसी प्रकार लीवर जो होता है, लीवर के बारे में जो खास बातें हमने बता दी, कौन सा सेल बना होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हिपैटिक सेल बताए थे, तो लेकिन लीवर से तो एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलते हैं ना, तो कौन सा देखिए रस निकलता है, रस ही होते हैं। तो ये जो है बायल जूस होता है, 600 से 700 ml पर डे निकलता है। और बायल जूस का पीएच मान पूछ लेता है, तो आपके बायल जूस का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.9 से 8.5, यानी यह क्षारीय होता है। जब 7 से ज़्यादा हो जाए तो क्षार हो जाता है। तो क्या हो जाता है, यह क्षार होता है, ठीक है। और यह हरे रंग का होता है आपका पित्तरस। पित्त देखते हैं कभी कभी पित्त बनता है ना, तो पित्तरस आपका जो है हरे रंग का होता है। और पूछ लेता है कि पित्तरस का हरा रंग किस कारण से होता है। तो पित्तरस का हरा रंग जो है बिलीवरिडीन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। बिलीवरिडीन पिगमेंट के कारण होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, केवल आपके जो है पाचन तंत्र से जब क्वेश्चन 100-150 को लेकर आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें हम कैसे बताए थे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वही लेकर आएंगे। तो इसका रंग जो है देखिए बिलीवरिडीन पिगमेंट की वजह से होता है। और देखिए पित्तरस का काम क्या होता है, इस जो पित्तरस हमारे लीवर से निकलता है इसका काम क्या होता है। जैसे कि हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो है लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में पच जाता है, बाकी बचा खुचा आपके अमाशय में पचकर काम खत्म। प्रोटीन का पाचन मुख से नहीं होता है, वो अमाशय से शुरू होता है। लगभग 90% प्रोटीन पच जाता है। रेनिन और पेप्सिन जो है पचा देते हैं। फिर भी 10% जो बच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाता है। लेकिन जो लिपिड होता है, तेल का, हमने बताया था कि तेल का यानी लिपिड यानी फैट है, फैट का पाचन जो है आपके कहाँ शुरू होता है, इंटेस्टाइन में शुरू होता है। तो किसके कारण, यही जो आपका पित्तरस होता है उसी यानी फैट को पचाने का कार्य कौन करता है, फैट को पचाने का कार्य करता है पित्तरस, बायल जूस करता है। यह वसा को छोटे छोटे बूंदों में बदलने का कार्य करता है और यह फैटी एसिड में बदल देता है, ठीक है। फैट को 95% 5% अब बड़ी आंत में पच जाएगा, लेकिन 95% तेल, जिसको हम आम भाषा में तेल, घी, वसा, चर्बी कुछ भी कह सकते हैं, यह कहाँ पचेगा आपके इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पच जाता है। पूछ लेगा कि फैट का पाचन हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में होता है, तो फैट का पाचन हमारे पाचन तंत्र के छोटी आंत में होता है। और इसको पचाने का कार्य कौन करता है, तो जो है बायल जूस यानी पित्तरस कार्य करता है। और कितना 95% पच जाता है और फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से हम जो है इस लीवर का पूरा हमने लगभग उस पार्ट में भी देखे थे जो अभी हमने जो है रफ कर दिया। इस क्रिया को एमल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी फैट को जो है जब लीवर के द्वारा ये पित्तरस निकलता है, इसको जो है फैट को पचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इतना आपको जो पूछ लेगा कि इमल्सिफिकेशन क्रिया किसको कहते हैं, तो जो है ये वसा को छोटे छोटे बूंदों में, ये जैसे घी तेल आपने खाया उसको पूरी तरह से तोड़ देने की क्रिया को, छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं।
ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पैंक्रियाज। लीवर की बात कर लिए, अब हम करेंगे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज देखिए, लीवर को हमने जाना था सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह भी आपकी सबसे बड़ी करें, यह भी आपकी एक ग्रंथि ही है। पैंक्रियाज एक ग्रंथि है और यह मिक्स ग्लैंड है, यानी इससे जो है एंडोक्राइन, यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी, दोनों प्रकार के। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब ये होता है कि ये जो है हार्मोन्स, जब हार्मोन्स निकलते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है, और जब एंजाइम्स निकलते हैं तो बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाता है। तो इसको हम मिक्स ग्लैंड यानी पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और यह देखिए पत्ती के आकार की है। किसके आकार की है? लीफ, यानी शेप इसका क्या है? पूछ लेकर इसका शेप कैसा दिखता है, तो पत्ती के आकार की है, इसको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो एंजाइम्स होता है। इससे एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। देखिए अग्नाशय द्वारा क्या है, अग्नाशय द्वारा एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों बनता है, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसकी खोज लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसकी खोज लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने की थी। पूछ लेगा कि मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पैंक्रियाज को कहते हैं। इससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसको हम देख लेते हैं। इसका शेप देखिए पत्ती के आकार का होता है, और यह ड्यूडेनम वाले पार्ट से जो है, हमने बताया था ना इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है उससे जुड़ा होता है। और इसमें 4 प्रकार के सेल होते हैं। इसमें यह जो है, इसको बताया था हिपैटिक सेल से बना है, और इसमें भी 4 प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन से? देखिए इसमें एक होता है आपका अल्फा सेल 20%, बीटा सेल 70%, और उसके बाद जो है आपका क्या है, गामा सेल 5% और यफ सेल 5%। अल्फा बीटा गामा, यह अग्न्याशय में बीटा सेल सब। देखिए जो आपका बीटा सेल होता है, ये आपका अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज जो बना है, बीटा सेल इसमें लगभग 70% बीटा सेल होता है, 20% अल्फा सेल, 5% गामा, 5% यफ सेल होता है। और इन्हीं तीनों सेल से जो है आपका क्या होता है, हार्मोन्स का निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से इसी कारण जानते हैं। इसमें 5% आपका जो है एफ सेल होता है, जो एंजाइम का स्रावण करता है। इसी कारण हम इसको जो है एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह देते हैं। अगर ये नहीं होता तो केवल इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यह भी है 5% एंजाइम साबित करता है, इसलिए इसको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। पूछ लेगा कि मिक्स ग्लैंड कहने का कारण क्या है, क्योंकि यह हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। हार्मोन्स किस सेल के द्वारा स्रावित होता है, तो हार्मोन्स जो है अल्फा बीटा गामा के द्वारा, और एंजाइम जो है एफ सेल के द्वारा होता है। कितने %, यह नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए पैंक्रियाटिक जूस है। पैंक्रियाटिक जूस जिसे हम देखिए 1 से 1.5 लीटर लगभग जो है देखिए हमने क्या बताया था, जो बायल जूस होता है, पित्त रस होता है, वह आपका इतना स्रावित होता है, यानी 600 से 700 ml होता है। लेकिन इससे जो रस निकलता है भोजन को पचाने के लिए, वह 1 से 1 लीटर लगभग निकलता है। ठीक है, कितना निकलता है, पर डे 1 लीटर निकल जाता है। और इसका जो है pH मान देखिए कितना होता है, 7.5 से 8.3 होता है। तो पित्तरस, इन सब का pH मान पूछ लेगा। हमने किन किन का pH मान बताया है, हमने जो है आपके जो अमाशय में था उसका pH मान बताया है। हमने जो है आपके जो ये हमने बताया था कि ये जो टाइलिन एंजाइम निकलता है इसका pH मान बताया है। हमने पित्तरस का pH मान बताया है। हमने जो है आपके पैंक्रियाटिक जूस का pH मान बता दिया। तो सारे pH मान आपको जो भी निकले सब के सब अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और देखिए पैंक्रियाटिक जूस अग्न्याशय रस जो है 1 लीटर लगभग पर डे निकलता है। pH मान इतना होता है इसका। और एंजाइम इसके अंदर ही होते हैं, इसी जूस के अंदर एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसको हम फटाफट देख लेते हैं। तो देख लिए अग्न्याशय रस में यानी जो है पैंक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है, 3 प्रकार के एंजाइम इसमें होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सबको अलग अलग पढ़ना है। लीवर का हमने बता दिया, लीवर में कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस होता है वह किसको, फैट को कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें देखिए अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज होते हैं। ट्रिप्सिन किसको पचाता है, एमाइलेज किसको पचाता है, लाइपेज किसको पचाता है, यह अच्छे से देख लीजिए।
हम आपको जब अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमने आपको यह बताया था कि प्रोटीन का पाचन केवल 90% होता है, 10% प्रोटीन रह जाता है। तो वही 10% प्रोटीन जो होता है आपका आकर के यहाँ पे पचता है। और कौन पचाता है? ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन को जो है पूरी तरह पचा देता है। जो 10% प्रोटीन आपका बच जाता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में आकर के जो है पच जाता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है? जो बचा हुआ थोड़ा सा प्रोटीन है, जिसे दूध अगर पूरी तरह से नहीं पचा तो वह आकर के जो है आपके कहाँ पच जाता है? ट्रिप्सिन में, छोटी आंत में। एमाइलेज क्या काम करता है? एमाइलेज देखिए आपके जो है कार्बोहाइड्रेट, जो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट आपका बचा हुआ था, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट बचा था, हमने कहा था ना 70% कार्बोहाइड्रेट केवल पचता है मुंह में, थोड़ा बहुत जो कार्बोहाइड्रेट बचा था तो क्या करता है ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके कहाँ कर देता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हटा देता है। उसके बाद देखिए ये लाइपेज है। लाइपेज को देखिए ये फैट को भी 100% पचा देता है। मतलब आपकी छोटी आंत में आते आते सारी चीज़ें एकदम पूरी तरह से पच जाती हैं। थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है बड़ी आंत में, हम देख लेंगे। लेकिन इसमें छोटी आंत में हमने क्या क्या बताया? छोटी आंत में आपके यकृत होता है। ठीक है, जैसे अब हमने क्या कहा था, ये छोटी आंत आपकी थी तो इसमें खाना रहता है तो पचेगा कैसे? यहाँ पे लीवर लगा रहता है, पेंक्रियाज लगा रहता है, इससे हार्मोन स्रावित होते हैं और हार्मोन से भोजन को पचाते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हमने देख लिए। ठीक है, तो ये जो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम यही स्रावित करते हैं और ये इन्हीं एंजाइम को देखिए, लाइपेज जो है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पूरी तरह से पचा देता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के कई 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब हम जेजुनम के बारे में बात करेंगे। देखिए इसके आगे अब हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को जो है बहुत लंबा हो गया है और काफ़ी चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। इतनी सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, 10 से 15 मिनट का अगला वीडियो बनेगा जिसमें हम जो है इसका जेजुनम पढ़ेंगे, जेजुनम के बारे में जानेंगे, फिर इलियम के बारे में। उसके बाद हम आ जाएंगे बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे और कुछ मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट बातें हम चर्चा कर लेंगे। यहीं पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से आप रिवाइज करके बढ़िया से नोट्स बना करके सुन लीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपको जो है समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। कोई कमी हो तो उसको कमेंट में बताइएगा। कोई भी बात हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा और जैसा हो आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा। और इसके आगे हम अगला वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इसका सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भारत, जय हिंद।